भाभी, मेरी पत्नी यह डोसा सांभर नहीं खाती। आप तुरंत उसके लिए खस्ता कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और हरी चटनी बना दो। वह रजाई से बाहर नहीं आएगी क्योंकि उसे बहुत तेज ठंड लग रही है। देवर जी, मुझे बुखार है, मैं कचौड़ी नहीं बना सकती। गुस्से में देवर ने उसे इतनी जोर से चाटा मारा कि वह जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। आदित्य काम पर से वापस आया और सोफे पर बैठकर 6 वर्षीय काव्या से कहने लगा, जा, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ और उसके बाद मेरे जूते भी खोल देना। यह सुनकर रसोई में काम कर रही काव्या की माँ संध्या तुरंत ही अपने देवर के लिए पानी का गिलास लेकर आई और काव्या से बोली, बेटा, तुम्हें होमवर्क करना था ना, तुम अपने कमरे में जाओ। आदित्य कहने लगा, जूते क्या तेरा बाप खोलने के लिए आएगा क्या? अभी वह कुछ बोलती, इससे पहले ही बुआ जी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्हें देखकर आदित्य खामोश हो गया। बुआ जी भीतर आई तो संध्या ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। सास के स्वर्गवास के बाद बुआ जी अक्सर घर पर चली आती थी, जिससे संध्या को भी थोड़ा सहारा मिल जाता था। पति तो उसका पहले ही इस दुनिया में नहीं था और जब से सास का स्वर्गवास हुआ था, तब से देवर उसे मुफ्त की नौकरानी ही समझने लगा था। वह देवर के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती थी। मायके में भी उसका अपना कोई नहीं था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उसके माता पिता मजदूर थे। वे भी अब इस दुनिया में नहीं थे, तो मायके के नाम पर कुछ बचा ही नहीं था। दूर के रिश्ते के चाचा चाची और एक मामा मामी थे, पर वे लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। संध्या बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और यहाँ देवर के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। अब तक तो ठीक था, लेकिन अब वह काव्या को भी नौकरानी की नजर से ही देखने लगा था। संध्या को अब उस घर में डर सा लगा रहता था कि देवर आएगा तो पता नहीं किस तरीके से उसे परेशान करेगा। खैर, बुआ जी आई हुई थी और वह कह रही थी, आदित्य, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है मैंने। लड़की का नाम नेहा है, वह एनजीओ में काम करती है और खूब सुंदर है। इतना कहकर बुआ जी ने एक फोटो दिखाई तो उसकी खूबसूरती देखकर आदित्य दंग रह गया और उसने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नेहा ने भी आदित्य को देखा तो उसकी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से उसके दिल में भी जगह बन गई। बस फिर क्या था, बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जब नेहा ने देखा कि आदित्य अपनी भाभी के साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करता है, तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह चाहती तो एक झटके में अपने पति की अकल ठिकाने लगा सकती थी, लेकिन उससे संध्या का आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। इसलिए वह बार बार संध्या को समझाने लगी कि इस तरह अत्याचार सहना सही बात नहीं है और अपने लिए हमें खुद ही आवाज उठानी चाहिए। एक दिन संध्या रसोई में नाश्ता बना रही थी। आज उसकी बेटी ने डोसा सांभर खाने की फरमाइश की थी, तो उसने सबके लिए वही बनाया था। जब वह नाश्ता लेकर देवरानी के कमरे में गई तो उस समय उसका देवर बाहर टहलने के लिए गया हुआ था और देवरानी वॉशरूम में थी। वह नाश्ता रखकर चली आई। आज उसे भी थोड़ा बुखार जैसा लग रहा था, तो वह जल्दी जल्दी काम निपटाकर थोड़ा आराम करना चाहती थी। वह रसोई में आई और अपने तक तथा काव्या के लिए नाश्ता निकालने के बाद सारे बर्तन साफ करने लगी। बर्तन साफ करके उसने रसोई समेटी, तभी उसका देवर रसोई में आ धमका और कहने लगा, आज नाश्ते में यह क्या उबला हुआ डोसा बनाया है? मुझे तो यह खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उधर नेहा भी कह रही है कि उसे यह नाश्ता नहीं करना। मेरी पत्नी यह डोसा सांभर नहीं खाती। तुम तुरंत उसके लिए खस्ता कचौड़ी, आलू टमाटर की सब्जी और हरी चटनी बना दो। वह रजाई से बाहर नहीं आएगी क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है। इतना कहकर उसने नाश्ते की प्लेट किचन में पटक दी। संध्या डर गई। कमरे के भीतर भी आवाज आ रही थी और नेहा भी सब सुन रही थी। उसने भले ही नाश्ता खाने से इनकार किया था, लेकिन उसने यह तो नहीं कहा था कि जाकर नाश्ते की प्लेट पटक दो। वह गुस्से में कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी संध्या की आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। संध्या आज विरोध करते हुए बोली, देवर जी, यह क्या तरीका है बात करने का? आप यह बात आराम से भी कह सकते थे। डोसा और सांभर आराम से रख देते तो मैं दोपहर में खा लेती। इस तरह से प्लेट पटकने की क्या जरूरत थी? और सुनिए, मैं अब दोबारा कोई नाश्ता नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज बुखार है।
इसलिए मैं कचौड़ी नहीं बनाऊंगी। आज पहली बार भाभी के विरोध भरे स्वर को सुनकर आदित्य को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने आओ देखा न ताओ और एक जोर का तमाचा अपनी भाभी को मारते हुए कहा, अब तुम मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? मैंने कहा है कि दूसरा नाश्ता बनाओ, तो तुम्हें दूसरा नाश्ता बनाना ही पड़ेगा। वह भी पलटकर बोली, देवर जी, मुझे बुखार है, मैं कचौड़ी नहीं बना सकती। गुस्से में आदित्य ने उसे इतनी जोर से चाटा मारा कि वह जमीन पर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वह दर्द के मारे रो पड़ी और कहने लगी, देवर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? आदित्य गुस्से में चिल्लाया, मेरी ही कमाई खाती हो और मुझसे ही जुबान लड़ाती हो। आज ना जाने कहां से संध्या में इतनी हिम्मत आ गई कि वह उठी और उसने पलटकर देवर को भी एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, खबरदार, जो मुझे आगे से हाथ लगाया, हाथ तोड़कर रख दूंगी। आदित्य बौखला गया और कहने लगा, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक, आज से तेरा राशन पानी बंद करता हूँ। तभी नेहा उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचते हुए बोली, यह तुम क्या कर रहे हो? भाभी पर तुमने हाथ कैसे उठाया? वह कहने लगा, अरे, मैं तुम्हारे लिए दूसरा नाश्ता बनाने को कह रहा था और ये नखरे दिखा रही थी, तो मैं क्या करता? नेहा गुस्से में बोली, किसने कहा तुम्हें कि भाभी से दूसरा नाश्ता बनवाओ? मैं बाहर से कुछ खा लेती। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं डोसा सांभर नहीं खाती। मैं अपने काम में इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मुझे घर गृहस्थी में समय देने का मौका ही नहीं मिलता। भाभी सब कुछ इतनी सहजता से संभालती हैं और तुम इन्हें ही मार रहे हो। अरे, पूरी दुनिया में यह नारा लेकर चलती हूँ कि नारी की पूजा करो, और हमारे घर में ही नारी का इतना अपमान हो रहा है। यह सब मैंने अपनी आंखों से पहली बार देखा है। लेकिन याद रहे, अगर तुमने भाभी के साथ कभी दुर्व्यवहार किया या उन पर हाथ उठाने की कोशिश की तो सीधा पुलिस को बुलाऊंगी। आदित्य ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी पत्नी उसके खिलाफ एक्शन लेने की भी सोच सकती है। फिर नेहा अपनी जेठानी के पास आई और कहने लगी, दीदी, आप खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं आपके साथ हूँ। कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करे तो आप मुझे तुरंत बताइए। देवरानी का साथ पाकर संध्या को आज एक अलग ही मजबूती का एहसास हो रहा था। नेहा कहने लगी, दीदी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर वह आदित्य को घूरते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। आदित्य खिसियाकर वहां से चला गया। नेहा कहने लगी, दीदी, आसपास के बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए बहुत दूर जाते हैं। मैंने उन लोगों से बात की तो वे लोग आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए तैयार हैं। आज शाम को 4 बच्चे आने वाले हैं, आप उन्हें पढ़ा सकती हैं ना? यह सुनकर संध्या आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। नेहा ने कहा, दीदी, मैं नहीं कहती कि आप अपना खर्च खुद उठाइए, लेकिन आप आत्मनिर्भर बनिए। जब आप में आत्मविश्वास आएगा तब कोई भी आपकी ओर गलत नजर से नहीं देखेगा। काव्या का ध्यान रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। संध्या ने सहमति में सिर हिला दिया। शाम को 4 बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आए। संध्या ने इतने अच्छे से उन्हें पढ़ाया कि अगले दिन से उसके पास 2 बच्चे और आने लगे। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती चली गई। संध्या का देवर अब उससे उलझता नहीं था, क्योंकि एक तो उसने खुद के लिए आवाज उठाई थी और ऊपर से नेहा ने भी अपने पति को धमकाया था। अब आदित्य अपनी भाभी से दूर ही रहता था, वरना पहले तो उसने अपनी भाभी को मुफ्त की नौकरानी समझ लिया था, क्योंकि उसके भैया इस दुनिया में नहीं थे तो घर का खर्च वही चला रहा था। मगर अब संध्या पूरे आत्मसम्मान के साथ उस घर में रह रही थी, क्योंकि उस घर में उसका भी तो अधिकार था। आदित्य भी अब अपने काम से मतलब रखता था। आमदनी बढ़ने पर संध्या ने एक काम वाली बाई भी रख ली थी, जिसकी सैलरी संध्या और नेहा दोनों मिलकर देती थी। संध्या की जिंदगी में अब एक मकसद था। अपनी बेटी को पढ़ाने के साथ साथ वह मोहल्ले के बच्चों को भी शिक्षित कर रही थी। उसकी भी अब एक अलग पहचान थी, और यह सब नेहा के कारण ही संभव हो पाया था, वरना पहले वह देवर के एहसानों तले दबी कुचली सी जिंदगी जी रही थी। और आदित्य को लगता था कि वह संध्या और उसकी बेटी का खर्च उठा रहा है, तो वे दोनों उसकी मुफ्त की गुलाम हैं। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। नेहा के आने के बाद
संध्या के जीवन का अंधेरा दूर हो चुका था। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।